थे, 9 साल आप चेयरमैन रहे, उसके बाद भी ज़ाहिर है कि आप इन्वॉल्व रहे, आज तक इन्वॉल्व रहे। आपको प्रोडक्ट बाई मीन्स द स्टूडेंट ग्रेजुएट जब वो मार्केट में जाते हैं, जो माहौलियाती मसाइल है और फिर उनका जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, उनमें लोगों का क्या रोल है, उनमें जर्नलिस्ट का क्या रोल है, मीडिया पर्सन का क्या रोल है, ये जो इदारे हैं वासा जैसे या जो सेनेट, इससे कमजोरी ये है कि अब तो हम काफ़ी आगे आ गए। पब्लिकेशन आपने उस वक्त आपकी कोई पब्लिकेशन एक्सेप्ट होती है, ख़ास तौर से अगर आप फॉरेन में ले जा रहे हैं, कि एक तो वो जी व्यूअर्स डॉक्टर शफीक साहब हमारे साथ हैं और वो अपनी तारुफ आपसे बड़ा तफसील से किया, पेशावर से ताल्लुक़ था और फिर जो है उसके साथ अपना PhD की और अपने अंटार्कटिका का जो उसका मिशन का हिस्सा था वो कहानी आपने सुनी। अब आते हैं वो 2001 में इन्वायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने। सर कैसा देखते हैं आपको उस वक्त की इन्वायरमेंटल साइंसेज और आज के इन्वायरमेंट, तकरीबन 23-24 साल हो गए व्हेन यू स्टार्टेड एज अ चेयरमैन? जी बहुत बड़ा फ़र्क उस वक्त भी हमने मैं जब गया डॉक्टर साहब तो डिपार्टमेंट में कोई 35 स्टूडेंट्स थे, कोई 16-17 के करीब फाइनल में थे और या 17-18 के करीब प्रीवियस में थे। ये टोटल उनकी इनटेक थी। 2 साल MSc का प्रोग्राम होता था और MSc में कुल मिला के को 5-6 पर्चे होते थे और जिस पे वो चलता था। तो मैं जब आया तो मैं अपने साथ अर्थ साइंसेस का बैकग्राउंड भी लाया और मरीन साइंसेस का भी बैकग्राउंड लाया। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइवर्सिफाई किया। आप जैसे मेहरबानों को हमने उनमें शामिल रखा और काफ़ी लोग जो अवेलेबल थे हमें, उन सब के मशवरे से फिर हमने उसको पहला काम तो ये किया कि जैसे बाकी सारी MSCयाँ यूनिवर्सिटी में चल रही थी, उसमें 5 पेपर प्रीवियस में होते थे और 5 फाइनल में होते थे और 10 पेपरों का होता था सारा, एक थीसिस होती। तो वो मार्क्स वार्क्स स्प्लिट करके पहले तो हमने ये काम किया। और सन 2002 में डॉक्टर साहब जिस साल UGC ख़त्म हुई और हायर एजुकेशन कमीशन की बुनियाद रखी गई, तो वो तो नौज़ायदा HEC थी, अभी उसका कुछ काम नहीं था। लेकिन हमने उस वक्त 2002 में पहला 4 साल का सेमेस्टर बेस्ड BS प्रोग्राम जो है, BS 4 साल का BS हमने 2002 सितंबर में शुरू किया था। और हमें तवक्को थी कि इस पे लोग आएंगे, लेकिन उसको 1-2 साल हमें लग गए। पहले साल में 10-12 लोग आ गए, अगले साल को 18-20 के करीब आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब एक वक्त ऐसा आया जब हमारे पास 4 साल का BS जब फुल मैच्योर हो गया ना, यानी 4 सालों में स्टूडेंट्स मौजूद थे, मॉर्निंग भी सेशन हो रहा था, इवनिंग भी हो रहा था, MS भी साथ में शुरू कर दिया था और डिप्लोमा भी शुरू कर दिया था। तो हमारे पास उस वक्त ये 35, 40, 50 से हम 500 पर चले गए। सर कैसा देखते हैं आपको, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे थे, 9 साल आप चेयरमैन रहे, उसके बाद भी ज़ाहिर है कि आप इन्वॉल्व रहे, आज तक इन्वॉल्व रहे। आपको प्रोडक्ट बाई मीन्स द स्टूडेंट ग्रेजुएट जब वो मार्केट में जाते हैं, कैन दे डिलीवर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम? ये सवाल बड़ा अहम है, सबके लिए हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए भी यही होता है। हमारा जो पहला चैलेंज था डॉक्टर साहब वो ये था कि जब एनवायरनमेंट की कोई पोस्ट आती थी, जैसे EPA होती थी या और कोई इदारा होता था, जब वो एनवायरनमेंट की पोस्ट एडवर्टाइज करते थे तो केमिस्ट्री के ग्रेजुएट उसमें जाते थे, फॉरेस्ट्री के ग्रेजुएट उसमें जाते थे, बॉटनी के ग्रेजुएट उसमें जाया करते थे, एनवायरनमेंट वालों की कोई जगह नहीं थी। तो हमारे जब ग्रेजुएट्स निकलते थे कंपटीशन में और वो उनके साथ जो जो टेस्ट करते थे, जो उसमें हमारे बच्चे पीछे रहे। तो मेरा पहला चैलेंज ये था कि मैंने फेडरल पब्लिशर्स कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिशर्स कमीशन के साथ रब्ता किया कि जी पहले आप इस इम्तिहान को, इस सब्जेक्ट को अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का करिकुलम है उसके अंदर डालें। उसमें 1-2 साल 3 साल हमें लग गए आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन के बाद। तो पहले प्रोविंशियल ने कर लिया, फिर उसके बाद फेडरल ने भी कर लिया बाद में। उनकी शर्त ये थी कि जब तक कोई सब्जेक्ट BA BSc के लेवल पे कॉलेज में ना ऑफ़र हो रहा हो, हम उसको
नहीं शामिल करते। तो उसमें हमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया। पेशावर में जो पुराना GTS काडा है शहर में, वहाँ एक मेट्रोपॉलिटन कॉलेज खोला था किसी इसमें लोकल गवर्नमेंट वालों ने खोला था। वो सरकार के कॉलेजों का हिस्सा नहीं था, HD का हिस्सा नहीं था। उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट रखा और वहाँ उन्होंने दाखिला देना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर हमने उनको पकड़ के कम अज़ कम ये इंश्योर कर दिया कि अब आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। एक्सपेक्टेशन आपसे वो होती है कि फील्ड का बंदा उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की हुई हो, काम का आदमी हो जो हाथ से काम कर सकता हो ना। हम तीन चीज़ें कहते हैं तालीम में, 3 बड़े H है। अच्छा। एक हार्ट है, एक हेड है और एक हैंड है। तो ये हार्ट और हेड जो है ये तो चल जाते हैं, हाथ से काम करने वाले अक्सर इतने स्किल नहीं होते। इसलिए कि हमारी तालीम में कमी ये है कि हम वो रिगरस काम नहीं करवाते। हमारी लैब्स यूजुअली इतनी यूज़ नहीं होती, हमारे प्रैक्टिकल्स इतने इफ़ेक्टिवली नहीं होते जिस तरह के, और जैसे आप इंजीनियरिंग में देखते हैं, जैसे आप मेडिसिन में देखते हैं, जैसे आप फार्मेसी में देखते हैं, उसमें बहुत सारा काम स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तो थियोरी बेस तो सीख लेते थे, लेकिन बाहर से यही आता था, फीडबैक हमें आता था कि जी थियोरी तो इनको आती है, लेकिन अगर आप इनको काम दें तो ये प्रैक्टिकली उसको अच्छा सर, कर सकते हैं। प्रैक्टिकल साइड पे आपने भी बहुत सारे MSc PhD स्टूडेंट को रिसर्च कराया है, और एक ज़माने में मैं जब DG पे था तो हम एक प्रपोजल भी लाए, मैंने PND से अप्रूव भी कराया कि यार बच्चों को ऐसे टॉपिक दिए जाए जो हमारे लोकल इश्यूज है इन्वायरमेंट के, ताकि उस पर काम कर ले, उसका कोई टूटा फूटा हल निकाले, नेक्स्ट जब आएगा तो उसको फर्दर रिफाइन कर देगा। अब समझते हैं कि सर जो रिसर्च हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज लेवल पे होती है, क्या उससे कोई फायदा होता है या जस्ट पेपर पब्लिश, और वो कैसे देखते हैं उसको? इससे कमजोरी ये है कि अब तो हम काफ़ी आगे आ गए। पब्लिकेशन आपने उस वक्त आपकी कोई पब्लिकेशन एक्सेप्ट होती है, ख़ास तौर से अगर आप फॉरेन में ले जा रहे हैं, कि एक तो वो बहुत ही किसी लोकल कम्युनिटी या लोकल जगह से इशू ना हो, जब तक कि वो बहुत बड़ा इशू हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते थे कि जी अपने लोकल पब्लिश करें। अच्छा, लोकल जो है MSc के लेवल पे कितना लोग काम कर रहे होते हैं कि उसमें से पेपर पब्लिश करें। आज भी 20-25 साल को गुजर गए, MSc की थीसिस में से पब्लिकेशन बहुत कम निकलती है, इसलिए कि वहाँ इस डेप्थ पे काम नहीं होता। MS के वर्क से, MPhil के वर्क से और PhD से लोग पब्लिकेशन निकालते हैं। टीचर भी उस पर खुश होते हैं, स्टूडेंट्स भी उस पर खुश होते हैं। इसलिए MSc के लेवल पर इतना होता था कि एक फॉर्मेलिटी उनकी होती थी, उस सेंस में जो मैंने पहले आपसे कहा कि कहीं कुछ काम बंदा खुद प्रैक्टिकली करे। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि MSc तो ठीक है, वो तो बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है। MPhil या PhD जो आप थीसिस आपने करवाई भी है, जी आपने और भी दी कि एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाकी भी प्रोफेसर करा रहे होंगे, जी जी। वो जो सब्जेक्ट है वो क्या हमारे कोई प्रैक्टिकल इनफील्ड इश्यूज पे किया गया है, और अगर किया गया है तो क्या गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट कोई लाइजान है कि उस चीज से कोई फायदा उठाए? देखिए 4 साल तो कम से कम PhD में लगते हैं यहाँ पे, 4 साल कम अज कम। बाहर फिर भी बंदा 3 साल भी कर लेता है, तो 4 साल अगर आपने सिर्फ 20 PhD किया तो तकरीबन 80 साल की मेहनत हो गई। क्या इसका कोई इसमें से चंद चीजें, और अगर नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए अब भी चंद बहुत चीजें सारे निकल आती हजारों हैं लोग बशीर कर साहब, जी चंद चीज़ें निकल आती हैं। बाज़ काम ऐसे होते हैं कि उसमें आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है, उस पर अच्छा डेटा जमा हो जाता है, पब्लिकेशन भी अच्छी हो जाती है और उससे फ़ायदा भी निकल आता है। मसलन वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा लोगों ने काम किया है PhD लेवल पे, MS लेवल पे, कि जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं इनको कैसे किया जाए ताकि हम रीयूज़ कर सकें पानी को। इस पे कुछ काम हुए। ये हमारे साथ जो सरदार साहब हैं, इन्होंने ये जो गोल्ड पैनिंग करते हैं लोग दरियाओं के किनारे बैठ के, जो आजकल बड़ा चर्चा है कि लोग सोना निकालते हैं, तो वो जब वो छानते हैं वो थोड़ा थोड़ा जमा होता जाता है, उसको फिर उन्होंने मर्करी के साथ वो करना होता है, ट्रीट करना होता है, जलाते हैं उसको। तो जब वो मर्करी के साथ उसको जला रहे होते हैं तो उससे बड़े टॉक्सिक फ्यूम निकलते हैं, उससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो ये अब ये पेपर जो था, सरदार साहब इसके मेन ऑथर थे, हम लोग भी थे उसके साथ। उसमें यह था कि उस पर उनको हम फिर हुकूमत ने वो भी दिया, ये क्या कहलाते हैं,
सितारा इम्तियाज़ या तमगा इम्तियाज़, मेरा ख्याल है इस तरह की इक्का दुक्का आ रही हैं स्टडीज़, कम कम आती है लेकिन आ जाती है। सर आप जब अपने इस पूरे करियर को देखते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आप समझते हैं कि या स्टूडेंट के साथ या खुद आपने किया विच यू थिंक ये मेरे करियर में जो है ना एक फ्लैग है? एक स्टडी इत्तेफाक से आई थी जिसमें उन्होंने 2 शहर पंजाब के मुंतखब किए थे और एक खैबर पख्तूनख्वा का, कि इसमें जो माहौलियाती मसाइल है और फिर उनका जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, उनमें लोगों का क्या रोल है, उनमें जर्नलिस्ट का क्या रोल है, मीडिया पर्सन्स का क्या रोल है, ये जो इदारे हैं वासा जैसे या जो सैनिटेशन वाले हैं इनका क्या रोल है। तो वो एक ऐसा काम था जिसने बड़ी इन डेप्थ हमें इसमें वो दी, इंसाइट दी, उस पर हमने फिर पब्लिकेशन भी बना के दी, तो वो दरअसल लोगों तक हमें नज़दीक ले गया। बाकी जो हमने थीसिस वीसिस करवाए, मसलन एक अच्छा सा काम था, मेरे पास एक मेडिकल की डॉक्टर साहिबा आई थी, वो पीएचडी कर रही थी, उन्होंने अपने लिए ये टॉपिक चूज़ किया कि हम जो डेयरी फार्म से दूध लेते हैं, तो वो कभी दूध वाला ले जाता है, कभी हम दुकान से ले लेते हैं, कभी आप मिल्क पैक की शक्ल में यानी पैक मिल्क लेते हैं, कभी आप पाउडर की शक्ल में यूज़ करते हैं। तो वो स्टडी उसने शुरू की थी पेशावर के जो डेयरी फार्म्स थे वहाँ से सैंपल लेकर, उसके अंदर वो 2 चीज़ें देख रही थी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह का इसमें रेजिड्यू कितना है, और दूसरा ये कि मिल्क एनहांसमेंट के लिए, यील्ड एनहांसमेंट के लिए जो उनको इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट। वो जब हमने स्टडी की तो पेशावर के जो अपने डेयरी फार्म्स के थे वो तो खैर उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मकदार में हमें मिला जो रेजिड्यू था इन चीज़ों का, लेकिन पेस्टिसाइड रेजिड्यू, हाँ जी पेस्टिसाइड्स। उसके साथ जो तकलीफ दे बात थी वो ये कि जो जिसको हम पास्चराइज मिल्क कहते हैं या पैक मिल्क कहते हैं, हाँ। उसमें भी उसके ट्रेसेस मिल रहे थे हमें, और सो मच सो कि जो बाहर से हम इंपोर्ट करके पाउडर मिल्क मिला रहे थे उसमें भी हमें पेस्टिसाइड भी। इसी तरह पानी पे काफ़ी लोगों ने काम किए, ये जो बॉटल वाटर है कि आप कहते हैं कि पैसे देकर जाके ख़रीदते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो आपको तकलीफ देता है। इस किस्म के जो अच्छे अच्छे काम होते जा रहे हैं। एक इस पे था, मुकम्मल नहीं हो सका, वो लड़की बीच में से चली गई, हम वो सॉलिड वेस्ट पे काम कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा काम। चले सर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे इस डिस्कशन को ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।